नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के फायर ब्रांड नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। महिला आरक्षण कानून पर सिद्दीकी ने कहा कि अब लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरतें आ जाएंगी और आपकी महिलाओं का हक मार लेंगी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा और अति पिछड़ा महिलाओं को भी कोटा देने की वकालत करते हुए बयान दिया। उनके इस बयान से सियासी पारा गरमाने वाला है। दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों कॉल लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। संविधान सुधारना चाहिए। संविधान अगर सुधरेगा तो आपका आरक्षण जाएगा। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग होते हैं, इनको मैं नेता तो कहीं से नहीं कहूँगी। साफ इनकी बातचीत पे झलकता है कि ये लोग महिलाओं से डरते हैं। उनको पता है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और ये लोग जिस तरह की नीची राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उससे साफ झलकता है कि ये लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना। सिद्दीकी साहब, ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, इसलिए आप इस तरह का वक्तव्य देना बंद कीजिए। आप सभी लोग लालू यादव के इशारे पर और नीतीश कुमार के इशारे पर कर रहे हैं। हम माफ कर नहीं करेंगे। इसलिए नारी शक्ति पर प्रहार करना आपने भारत के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए निश्चित रूप से आप दंड के भागी होंगे। वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में रैली के दौरान विपक्ष के आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी, उनकी नींद हराम हो गई है। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी, उनकी नींद हराम हो गई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत सामने आई है। यहां भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को रोक दिया और उन्हें कार से उतरने नहीं दिया। विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आइडियोलॉजिकली आपके डिफरेंसेस किसी से हो सकते हैं। जो हाई कमीशन होता है, उच्चायुक्त होता है, एम्बेसी होती है, वो एक हमारा कंट्री का पोस्ट होता है। वहां पर उसका काम आपको सहायता करना है। वो एक हेल्पिंग पोस्ट है आपके लिए, आपकी जरूरत पड़ने पे आपके साथ खड़े होना है। जो मुझे अभी जानकारी मिली कि उनको उस गुरुद्वारे में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, ऐसा मुझे वहां बताया गया। ना भी बुलाया गया होता तो भी उनके आने पे कोई भी किसी भी तरह की गुरुद्वारा, क्योंकि धर्म और बाकी चीजें दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ना गलत है। धर्म की एक अपनी आस्था है, सिख की अपनी एक परिभाषा है, और सिखिज्म को, एंटायर सिखिज्म को किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह से पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जाए। हम वो कम्युनिटी नहीं है जो मार धाड़, जिस तरह की हमारी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, हम वो लोग नहीं हैं। हम सेवियर हैं इस मानवता के। अगर कोई सही मायनों में सेवियर हैं, वो सिख हैं। राजधानी जयपुर में कुछ युवकों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या की कोई बड़ी वजह नहीं थी, सिर्फ दो बाइक में टक्कर के बाद कहासुनी हुई। इसी के बाद एक युवक की सरेआम धुनाई कर दी गई। सवाई मान सिंह अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
शख्स की मौत के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई और जमकर हंगामा हुआ। घटना शहर के परकोटा इलाके की है। जिले के सुभाष चौक के पास युवक को पीटा गया था। घटना शुक्रवार रात 10:55 पर राहुल जी का बाजार में हुई। दो मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई थी। एक्सीडेंट के दौरान दोनों बाइक नीचे गिर गई थी। इस दौरान इसे चला रहे दो युवकों के बीच तकरार हुई और झगड़ा बढ़ गया। आसपास के लोगों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। किसी तरह से दोनों युवकों को रोका गया। इसी दौरान एक युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर दी। और आपस में समन्वय है, पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है इन लोगों की? क्योंकि मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं। इनके और आपस में समन्वय है, पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है इन लोगों की? क्योंकि मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं। इनके और आपस में समन्वय है, पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है इन लोगों की? क्योंकि मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं। इनके बिहार सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति के लागू करने की मांग को लेकर 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। इस रैली में कई राज्यों के सरकारी कर्मी भी शामिल होंगे। NMOPS के बैनर तले आयोजित इस रैली सफल बनाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मियों को दिल्ली जाने के लिए बातचीत की गई। केंद्र और राज्य सरकार से लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। मांग पूरी नहीं होने की वजह से दिल्ली में रैली आयोजित की जा रही है। तो आपको बता दें कि अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन की लड़ाई रामलीला मैदान से शुरू होगी, 1 अक्टूबर से होने वाली है और कल दिल्ली में कर्मचारी एकत्रित होना चालू हो जाएंगे और अपनी पेंशन की मांग को लेकर सरकार के सामने बातों को रखेंगे। ये रामलीला मैदान, ऐतिहासिक रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिर इस रैली के मायने क्या हैं। पेंशन को लेकर महारैली, पुरानी पेंशन को लेकर सबसे बड़ी रैली करने का दावा। करीब 1 लाख लोग दिल्ली की रैली में शामिल होंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में रैली होगी। हर राज्य में शिक्षक कर्मचारियों के जुटने का दावा है। चुनाव में पेंशन को मुद्दा बनाने की कोशिश है। 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारियों के साथ होने का दावा है। तो वहीं ओपीएस और एनपीएस में फर्क क्या है, यह भी आपको समझाते हैं। ओपीएस में सैलरी से कटौती होती है, सैलरी से, और एनपीएस में सैलरी से 10% कटौती होती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर आधी सैलरी, एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं। ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा, एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा नहीं। ओपीएस में सरकारी खजाने से पेंशन और एनपीएस में शेयर बाजार पर निर्भर। इंडिया गठबंधन की 3 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन सारी मीटिंग धरी की धरी हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आते ही सारे समीकरण फेल हो जा रहे हैं। साफ है कि अंदर खाने यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गजब मार हो गई। वैसे तो इसकी शुरुआत घोसी उपचुनाव में जीत के बाद हो गई थी। घोसी में समाजवादी पार्टी चुनाव में 42,000 वोटों से जीती थी। इसके बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड अध्यक्ष अजय राय मऊ पहुंचे और कहा कि हमने समर्थन किया, इसलिए इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन ये सपा वाले बड़ा दिल नहीं दिखा पाए और उनका वजह से उत्तराखंड के बागेश्वर में हम चुनाव हार गए। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। घोसी उपचुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से, याद होगा आपको, सबसे पहले समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला। घोसी में सपा को बड़ी जीत हासिल हुई। उपचुनाव में सपा को मिली जीत के बाद अभी तक कांग्रेस या सपा की
और से एक भी ऐसा बयान नहीं आया जो साफ संकेत दे सके कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 2024 में ये दोनों पार्टियां बेहतर तालमेल के साथ उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। इतना ही नहीं, अब तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो अपने एक बयान में ये तक कह दिया कि कांग्रेस ने बागेश्वर में हमसे समर्थन मांगा ही नहीं था, इसलिए हमने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब सपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी तंज कस दिया, ये कहते हुए जब इंडिया गठबंधन में सभी दल एक साथ शामिल हैं, 2024 में एक दूसरे के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो रही है, तो फिर समर्थन मांगने का सवाल कहां उठता है। इतना ही नहीं, लगे हाथ अजय राय एक बार फिर से 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटों पर तैयारी की हुंकार भी भर गए। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। कहीं कोई विवाद नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी, हमारे एक कार्यकर्ता, हम अपनी तैयारी 80 सीट की कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारी तैयारी 80 सीट की है और उस पर निर्णय लेना कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, कौन सा दल लड़ेगा, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे एक कार्यकर्ता, हम अपनी पूरी तैयारी हर जिले में 80 सीट की करें। खैर ये सियासत है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखना बाकी है, मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्याशी उतार कर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी साइकिल की रफ्तार उसी तरह से दौड़ेगी जैसा वो चाहते हैं। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बड़े भाई की भूमिका में सपा ही है, ना कि कांग्रेस। मगर सवाल ये कि क्या कांग्रेस को ये कबूल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी मैदान में निकल चुकी है। इसी के मद्देनजर आज लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर 3 बड़ी बैठकें बुलाई गईं। इसमें 80 वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया था। इस बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल और बीजेपी महिला मोर्चा का विशेष अभियान की योजना बनी है, जो कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जागरूक करने का काम करेगी। तो मिशन 80 को मजबूत करने के लिए बैठक की गई, जिसमें तमाम सांसद मौजूद रहे और लखनऊ में ये मीटिंग हुई है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन किया गया। ये सब मीटिंग में जाने के बाद एजेंडा और मीटिंग, ये क्योंकि हमारे नेतृत्व लेने वाले हैं मीटिंग, तो उनको पता है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद आपको बात करेंगे तो ज़्यादा निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार, पूरे देश की महिलाओं को आज हमारे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे बढ़ेंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं देती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ। वो पहले से ही इसी तरह की बातें कर करके इसको रोक रहे थे। निश्चित रूप से जहां अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, उनका सीट पहले से सुनिश्चित है और निश्चित रूप से वहाँ अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ती हैं और बाकी जो भी निर्णय है हमारा पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेवा पखवाड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी की जैन जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं। भोपाल के नीले आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सेना के पायलटों ने लड़ाकू विमान के साथ अपना शौर्य और साहस दिखाया। सेना के इस कीर्ति को देखने के लिए भोपाल वासी सुबह से ही वीआईपी रोड और लेक व्यू रोड पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इसके साथ ही लोगों ने घरों की छत पर भी डेरा डाल रखा था। भारतीय वायुसेना के 91वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फ्लाई पास्ट किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत स्काई
डाइवर्स ने आसमान को तिरंगा बनाकर की। इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर जब तालाब पर पहुंचा तो जनता ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर सामने आया। कार्यक्रम की शुरुआत में और समापन अवसर पर राष्ट्रगान गाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी के दर्शन करेंगे। उसी दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे और करोड़ों रुपए के रेलवे सहित अन्य विभागों के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें, तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे, जिसके बाद सुरक्षा और तैयारियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई। झारखंड के पूर्व सीएम और सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा का कार्यक्रम बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कथरा के शिव मंदिर के मैदान में रखा गया। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कर दिखाया। साथ ही कहा कि देश की मां बहनों की तकलीफ को यदि कोई समझा है तो नरेंद्र मोदी ने समझा है। गुरुग्राम में एक बार फिर से गौ तस्करों का आतंक दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक जिला के गांव गड़ी मुरली और अभयपुर के बीच गौ तस्कर गाड़ी में गौवंश को भरकर ले जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही गौरक्षक उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। गौ तस्करों की गाड़ी का गौरक्षकों ने पीछा किया। जब वे नजदीक पहुंचे तो गौ तस्कर ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। करीब 4 किलोमीटर तक ये हिंसा चलती रही। गौ तस्करों ने रास्ता रोकने के लिए गौवंश को भी गाड़ी से बीच सड़क पर गिरना शुरू कर दिया। इस दौरान कई गौवंश घायल हो गए। गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। सिद्धार्थनगर जिले में कई दिनों से रेबीज डिस्पोजल न होने से स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई थी। तभी किसान यूनियन एक साथ होकर सीएससी पर पहुंचे और हॉस्पिटल को 100 रेबीज डिस्पोजल दान किया, जिसके बाद एक बच्ची को रेबीज टीकाकरण लगा है। मध्य प्रदेश में बच्चों महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौराही में भी हैवानियत की घटना सामने आई है, जहां पर एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की आहट सुनकर बच्ची को छोड़कर भाग गया। लेकिन बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उसने बच्ची को गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मासूम गणेश विसर्जन के लिए पास की नदी में गई हुई थी। तभी अचानक प्यास लगने के कारण ये हैंडपंप के पास चली गई, जहां पर सुनसान जगह पाकर आरोपी ने उसे दबोच लिया। फिलहाल पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। मोतिहारी में गणेश पूजन के बाद मूर्ति विसर्जन में जाने के दौरान मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के मधुबन छावनी चौक के पास विवाद हो गया। आपको बता दें, असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ में तेजाब जैसा पदार्थ फेंक दिया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेजाब से कई लोगों के शरीर पर जख्म हो गए, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर जा रहे लोग आकर्षित हो गए, जिसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर से सड़क को जाम कर दिया और विरोध जताने लगे। साथ ही तेजाब फेंकने वालों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं।
भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जालौन में बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें 58 लाख रुपए के गबन मामले में वर्तमान डीपीआरओ को निलंबित कर दिया गया है। रायबरेली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 10% सीटों पर गरीब बच्चों का दाखिला न देने पर लखनऊ पब्लिक स्कूल की दोनों शाखाओं के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें बीएसए ने 3 दिन के भीतर आरटीआई के तहत आवंटित बच्चों का निःशुल्क दाखिला कराकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसा न करने पर मान्यता निरस्त करने की चेतावनी भी दी थी। पटियाला के बिजली बोर्ड के बाहर बेरोजगार लाइनमैन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 25 से 30 दिनों से धरना पर बैठे हैं। इस दौरान बेरोजगार लाइनमैन कर्मचारियों के प्रधान की तरफ से कहा गया कि पिछले 25 से 30 दिन से हम यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी जान को जोखिम में डालकर पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, मगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पटियाला प्रशासन से पिछले 25 दिन से अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग नहीं कराई जा रही है। डीग जिले के पहाड़ी से खबर है, जहां एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी का विरोध शुरू हुआ है, जहां छपरा में ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। दरअसल एआईएमआईएम द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी इमरान नवाब का विरोध हो रहा है। लोगों की मांग है कि वहां का प्रत्याशी किसी स्थानीय को बनाया जाए। अमेठी के मुंशीगंज संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर अस्पताल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सरकार से अपील करके अस्पताल का ताला खुलवाएं ताकि कोई भी कर्मचारी बेरोजगार ना हो। तो वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से की अपील है, धरने पर बैठे कर्मचारियों का सहयोग करें ताकि इनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। गलती हो गई होगी फ्रीज करने में, त्वरित गलती हो गई होगी। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।